दोस्तों, कुदरती आफात में जितना खतरनाक ज़लज़ले को माना जाता है, किसी दूसरी आफत को नहीं माना जाता। उसकी मेन रीज़न यही है कि कोई भी अभी तक ऐसा इंस्ट्रूमेंट ईजाद नहीं हो सका जो पहले से प्रेडिक्ट कर सके कि कब ज़लज़ला आएगा। जैसा कि हम मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से प्रेडिक्शन करते हैं कि कब हमारे तूफ़ान आने के चांसेस है, सुनामी के चांसेस है, जो भी दूसरी कुदरती आफात वगैरह उनकी पहले से ही प्रेडिक्शन हो जाती है। लेकिन अगर हम ज़लज़ले की बात करें तो इस हवाले से कोई भी प्रोग्रेस खासी नहीं हुई। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ये ज़रूर समझेंगे कि ज़लज़ला आता कैसे है, क्यों आता है, इसकी डीप में जाके समझेंगे। लोग सूडो साइंसेस का सहारा लेकर कुछ ऐसी थ्योरीज पेश करते हैं और साथ में रिलीजन, यानी कि चाहे कोई भी रिलीजन हो उसको मिलाकर भी बहुत सारी इस मामले पर थ्योरीज पाई जाती हैं। यहाँ तक कि बहुत ऐसी भी थ्योरीज देखने में आई हैं जिनका रियलिटी के साथ या लॉजिक के साथ बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं होता। मैं आज सिर्फ और सिर्फ एक साइंसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, किसी भी रिलीजन को शामिल नहीं करूंगा। एज ए मुस्लिम हमें भी पता है कि ये कुदरती आफत है और कैसे आती है, ये वो एक चीज़ अलग है। लेकिन जाहिर सी बात है, जब भी कोई वाक़या वकूअ पजीर होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई पैटर्न ज़रूर होता है। आज हम उस पैटर्न की ही बात करेंगे। सबसे पहले हमें ज़मीन की साखत को समझना पड़ेगा, ज़लज़ले की यानी कि अर्थक्वेक की साखत को समझने से पहले। बेसिकली ज़मीन के जो ना वो 4 लेयर्स होती हैं। जैसे हमें ये ज़मीन नज़र आ रही है, इसके नीचे भी काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे क्रस्ट कहते हैं, इसके नीचे जो है वो मेंटल होता है। उसके फिर अगर हम नीचे की बात करें तो आपका जो आउटर कोर आ जाती है, उसके दरमियानी हिस्सा यानी कि उससे भी नीचे जो एंड वाली है उसको इनर कोर कहते हैं। ये 4 तह होती है ज़मीन की। और ये जो हमारी क्रस्ट है ना, ये प्लेट्स की सूरत में होती है। ये बहुत सारी जो समझ लें कि टुकड़ों को जोड़कर बनी होती है, ऐसा नहीं है कि एक ही तह है। और ये ज़रूरी नहीं कि ऊपर वाली तह को हम क्रस्ट कहते हैं, क्योंकि जब हम सी समंदर की बात करते हैं, जितनी हम नीचे जाएंगे तो जहाँ से जाकर ज़मीन अपना सोल्ड यानी कि सोलिड चीज़ शुरू होगी, वहाँ से वो क्रस्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब क्रस्ट की तो हमें समझ आ गई, लेकिन जो मेंटल होता है ना हिस्सा ज़मीन का, वो मूवेबल होता है। जो ऐसे ही समझ लो जैसे फोम है या कोई भी लिक्विड टाइप का है, उसके ऊपर आपकी जो प्लेट्स है ना वो मूव कर सकती हैं। अब होता क्या है कि 3 पैटर्न्स होते हैं, 3 पैटर्न ऐसे होते हैं जिसमें अर्थक्वेक वाक़या हो सकती है। यानी कि प्लेट्स की मूवमेंट के ज़रिए 3 पैटर्न ऐसे बनते हैं जिसके ज़रिए अमूमन वो अर्थक्वेक होते हैं। और डिस्ट्रक्शन के हवाले से भी इसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। कुछ लो डिस्ट्रक्शन होती है, यानी कि लो होते हैं, उसकी शिद्दत कुछ ज़्यादा के होते हैं। ये फर्दर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझ लें कि अगर हमने नीचे की बात कर लेना, नीचे वाली जो सरफेस है उसमें अगर जो सेंटर पॉइंट इसका अगर उसकी बात करें तो उसको फोकस कहते हैं। लेकिन हम जो क्रस्ट का इसका सेंटर बनता है उसको एपी सेंटर कहते हैं, जहाँ पे ये मेनली वकूअ पजीर होता है ज़लज़ला। अब होता क्या है, 3 पैटर्न कौन कौन से हैं? 3 पैटर्न आप ये समझ लें कि ये 2 प्लेट्स हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन है वो चेंज करनी है। अब 3 पैटर्न ये बनेंगे, या तो ये दोनों हैं इस तरह कोलाइड करके ऐसे आगे को निकल जाएगी एक प्लेट, एक पीछे को आ जाएगी, ये एक टाइप होती है। उसके अलावा ये एक होती है ओवरलैप, यानी कि ये दोनों आपस में टकराई और एक दूसरे के ऊपर चली गई, ऐसे ओवरलैप हो गई, इसके ऊपर आ गई, वो नीचे चली गई। अब इसमें क्या होता है, जब ये नीचे वाला हिस्सा इसके नीचे जाता है तो वो भी मिक्सअप होके एंड पे बनता क्रस्ट ही है। जब भी आप ऐसे वाले पैटर्न में जाएं या ओवरलैप वाले में जाएं या फिर कोई और डिस्ट्रक्शन तीसरे वाले में जाएं तो बनता क्रस्ट ही है। एंड पे वो कंबाइन होके क्रस्ट ही बन जाता है, जो हमारी नॉर्मल होती है ये चीज़। अब सबसे ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्टी किस पैटर्न में होती है, जब आपका ये वाला चीज़ आ जाती है। जब ये ओवरलैप होता है तो थोड़ी सी शिद्दत होती है, लेकिन साथ में जब ये नीचे वाला इसके साथ मिल जाता है तो हो जाता है। लेकिन तीसरे नंबर पे जो होती है ना हमारी, वो सेपरेट हो जाती हैं। दोनों चीज़ें ऐसे सेपरेट हुई, जब ये सेपरेट होंगी दरमियान में गैप आ जाएगा, गैप को फिल अप करेगी ज़मीन, खुद ब खुद ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, वो फिर क्रस्ट बन जाएगी और ये आपका सीधा हो जाएगा लेवल। इसमें ज़्यादातर नुकसान नहीं होता इस टाइप के ज़लज़ले में। लेकिन जो अगर हम इस तरीके से पैटर्न में जो इस तरीके से प्लेट कोलाइड करें और साथ में अगर ऐसे रगड़ खाएं तो फिर बहुत सारी जो वेव्स पैदा होती हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा होती है इस तरह के मामले में। और जो वेव्स होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। एक तो ये होती हैं जिसमें आपका क्रस्ट निचले वाला हिस्सा इसी तरह रहता है, ऊपर क्रस्ट में वेव्स पैदा होती हैं जिसपे की वजह से ज़मीन पूरी
थरथराने लगती है। इसके अलावा हम देखते हैं दूसरी जो आम नॉर्मल वेव्स हैं उसकी सूरत में इस तरीके से पैदा होती है। इस जो ऑब्जेक्ट ऊपर क्रस्ट के होगा वो यानी कि टू एंड फ्रो इस तरह मोशन में आ जाएगा कि राइट एंगल बनेगा, ऊपर नीचे की जानब मोशन करेगा। ये वाली अगर वेव्स पैदा होती हैं। लेकिन एक कुछ ऐसी वेव्स भी होती हैं जिसमें सिर्फ एक नॉर्मल रूटीन से चलती है, एक वेव्स चली जाती है, पीछे उसके कोई और पैटर्न नहीं होता, उसमें नुकसानात बहुत कम होते हैं। लेकिन जब हम बात करें ये राइट एंगल वाले की, तो यानी कि नीचे वाला हिस्सा उसी तरह रहे, क्रस्ट में आपके इस तरीके से वेव्स ट्रैवल करें तो आपकी जो राइट एंगल पे जो मोशन है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है। बेसिकली ये मामला प्लेट्स की कन्वर्जन का ही होता है और ये होता रहता है। इस हवाले से कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है याद हो सका जिसमें हम ये बता सकें कि आपका ये ज़लज़ला कब आएगा, कब प्लेट इस तरीके से चेंज होने वाली हैं या आने वाले वक्त में किस शिद्दत का आएगा। ये तो सिर्फ आप उसमें ही देख सकते हैं। एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम इसकी शिद्दत देख सकते हैं, वो एक ग्राफ होता है, ग्राफ पे वो ड्रा कर देता है जिसकी वजह से हम एक्चुअली अंदाज़ा लगा पाते हैं कि ये कितनी शिद्दत का ज़लज़ला था। डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। 3 टाइप की मैंने आपको पैटर्न बताए हैं। वेव्स में आपको कुछ डिस्कस हमने पहले भी की हैं कि किस तरह की वेव्स, बेसिकली जो प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से जो वेव्स पैदा होती हैं वो होती हैं 3 टाइप की। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। 2 टाइप्स, प्राइमरी जिनमें पी वेव्स भी कहते हैं, सेकेंडरी जिन्हें एस वेव्स भी कहते हैं, और लॉन्ग वेव्स 3rd टाइप की वेव्स हैं जिसे एल वेव्स भी कहते हैं। ये बेसिकली जो दूसरी 2 वेव्स होती हैं ये बहुत नीचे लेवल पे होती हैं, लेकिन जब वो क्रस्ट तक पहुंचती हैं ज़मीन के तो ये कंबाइन होकर लॉन्ग वेव्स की शक्ल में आ जाती हैं। जो मैंने पहले बात की ना, नीचे वाली सतह ज़मीन की उसी तरह स्टेबल रहती है, लेकिन जो क्रस्ट होता है उस पर ये वेव्स पैदा हो जाती हैं। ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन इसी वजह से होती है क्योंकि ये ऊपर वाले हिस्से पे आके ये होती हैं। और अक्सर ऐसा भी देखा गया कि बहुत सारी ये मूवमेंट है या बहुत सारी जो अर्थक्वेक्स हैं वो नॉर्मल हम नोट ही नहीं कर पाते उसके झटके। उसकी वजह यही होती है कि वो बहुत डीपली लेवल पे होते हैं, जैसे कि 300 किलोमीटर से नीचे अगर उसका फोकस पॉइंट है, या इस तरीके से 3 पैटर्न बने होते हैं 55 से लेकर 300 तक एक रीजन ऐसा जहाँ पे ये नोट किए गए हैं। इसी वजह से कुछ ऐसे भी अर्थक्वेक्स होते हैं जिनको हम नोट नहीं कर पाते। बेसिकली उसकी रीज़न ये है कि उसकी गहराई बहुत ज़्यादा होती है और ऊपर जो क्रस्ट की सरफेस पे है वो इस तरीके से डिस्ट्रक्शन या उस तरीके से तबाही नहीं हो पाती। अब इसमें बहुत सारी जो थ्योरीज हैं वो सूडो साइंसेस भी आ जाती है, जैसे कि एलियंस के बारे में बहुत ज़्यादा सूडो साइंसेस का अमल दखल है। इसी तरह अर्थक्वेक्स के बारे में भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ों का अमल दखल है, बहुत ज़्यादा लोग इस हवाले से थ्योरीज पेश करते हैं। लेकिन जो साइंटिफिक प्रूफ अभी तक है वो यही है। लेकिन इसमें ज़्यादा सूडो साइंस के इन्वॉल्व होने का या एलियंस के बारे में सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, और वजह ये होती है कि इसके बारे में कोई ऐसा प्रूफ नहीं दिया जा सकता। जैसे कि एलियंस के बारे में कोई प्रूफ नहीं है साइंटिस्ट के पास, इसी तरीके से हमें ज़लज़ले के जो प्रिडिक्शन है उसके बारे में कोई प्रूफ नहीं है। कोई ऐसा हमारे पास इंस्ट्रूमेंट अभी तक ईजाद नहीं हुआ जिससे हम प्रिडिक्ट कर सके कि कितनी शिद्दत का ज़लज़ला आएगा या कब आ सकता है, कहाँ आ सकता है, और ये सेकंड में बहुत ज़्यादा तबाही का बाइस बन सकता है।